13 अगस्त 1972 पाकिस्तान की रावलपिंडी जेल का सेल नंबर 4। बाहर मूसलाधार बारिश और अंदर एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होता है। 1971 की जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन भारत की 4 फाइटर पायलट्स के लिए असली जंग अब शुरू होने वाली थी। उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो पाकिस्तान की उस काल कोठरी में टॉर्चर सहते हुए गुमनाम मौत मर जाएं, या फिर एक ऐसा एस्केप प्लान बनाएं जो इतिहास के पन्नों को चीर कर रख दे। और उस रात ठीक ऐसा ही हुआ। बिना किसी हथियार के, बिना कोई ताला तोड़े और बंदूकों के साथ गश्त लगाते गार्ड्स की नजरों के ठीक सामने से 3 भारतीय पायलट्स उस अभेद्य जेल से गायब हो जाते हैं। सुबह जब पाकिस्तानी फौज को इसकी भनक लगती है तो हाई कमांड में हड़कंप मच जाता है। आखिर वो बाहर निकले कैसे? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर सेल में 4 लोग थे तो वो चौथा पायलट मौत के उस कुएं में पीछे क्यों रुक गया? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक और जमीनी हकीकत है जिसका अंत आज भी कई गहरे सवालों के नीचे दफन है। तो आज तैयार हो जाइए इतिहास के उस सबसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलने के लिए, और इतिहास की ऐसी ही अनकही कहानियों को सिनेमैटिक एनिमेशन के जरिए महसूस करने के लिए रहस्य कैनवस को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए डिकोड करते हैं रावलपिंडी जेल का वो खौफनाक सच। तारीख 3 दिसंबर 1971। सर्दियों की एक शांत शाम जो अचानक आसमान से बरसती मौत में बदल गई। पाकिस्तानी वायुसेना ने बिना किसी चेतावनी के ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च कर दिया। उनके फाइटर जेट्स भारतीय सीमा में घुसे और एक साथ हमारे 11 अहम एयरफील्ड्स अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर और आगरा पर अंधाधुंध बमबारी शुरू कर दी। इसी शाम के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच आधिकारिक तौर पर एक फुल स्केल वॉर का बिगुल बज गया। अगले 13 दिनों तक दोनों तरफ से आसमान में आग बरसती रही। इसी भीषण जंग के बीच 10 दिसंबर 1971 को इंडियन एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट दिलीप पारुलकर को एक बेहद क्रिटिकल मिशन पर भेजा गया। लाहौर के पूर्वी हिस्से में पाकिस्तान का एक एडवांस रेडार स्टेशन था जो उस दौरान भारतीय वायुसेना की हर हरकत को ट्रैक कर रहा था। पारुलकर का टारगेट साफ था, उस रडार स्टेशन को नक्शे से मिटाना। पारुलकर अपने सुखोई एयरक्राफ्ट में उड़े। उन्होंने दुश्मन की सीमा में घुसकर उस रडार स्टेशन पर सटीक हमला किया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। मिशन कामयाब रहा, लेकिन वापसी के वक्त पासा पलट गया। नीचे से फायर की गई दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक गोला सीधे पारुलकर के सुखोई विमान से जा टकराया। पलक झपकते ही विमान के कंट्रोल्स फेल हो गए और कॉकपिट में तेजी से धुआं भरने लगा। विमान अब आसमान में आग का एक गोला बन चुका था और तेजी से जमीन की तरफ गिर रहा था। उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। मौत को सामने देख पारुलकर ने विमान का इजेक्शन हैंडल खींचा और उस जलते हुए विमान से खुद को बाहर निकाल लिया। पैराशूट खुला और वे सुरक्षित जमीन पर तो उतर गए, लेकिन ये जमीन उनके अपने देश की नहीं थी। वे सीधे दुश्मन के गढ़ पाकिस्तान के एक इलाके में गिरे थे। युद्ध का माहौल था और पाकिस्तानी अवाम के सिर पर खून सवार था। आसमान से एक भारतीय पायलट को गिरता देख आसपास के गांव वालों की एक खूंखार भीड़ ने लाठी डंडों के साथ पारुलकर को चारों तरफ से घेर लिया। वो पारुलकर को वहीं पीट पीट कर मार डालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि भीड़ उनके करीब पहुंचती, पाकिस्तानी फौज की एक टुकड़ी वहां पहुंच गई। फौज ने भीड़ को खदेड़कर पारुलकर को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तानी सेना ने उनकी जान किसी हमदर्दी में नहीं बचाई थी, बल्कि वे अच्छी तरह जानते थे कि जंग के वक्त एक जिंदा भारतीय पायलट दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए एक मरे हुए पायलट से कई गुना ज्यादा कीमती होता है। और पारुलकर के पकड़े जाने के बाद ही उनका असली टॉर्चर शुरू होने वाला था। पकड़े जाने के बाद पारुलकर को रावलपिंडी के एक प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में लाया गया। ये कोई आम जेल नहीं थी, बल्कि कड़ी सुरक्षा वाला एक ऐसा इंटेरोगेशन सेंटर था जहां बंदियों की हिम्मत तोड़ने के लिए हर तरीका आजमाया जाता था। पाकिस्तानी सेना और खुफिया अधिकारियों ने उन पर मानसिक दबाव बनाना शुरू किया। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था पंजाब का आदमपुर एयरबेस। युद्ध के दौरान इसी एयरबेस का इस्तेमाल करके भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अहम ठिकानों को तबाह कर रही थी। पाकिस्तानी अफसर किसी भी कीमत पर उस एयरबेस का अंदरूनी लेआउट चाहते थे ताकि वहां बमबारी करके भारत की हवाई ताकत को तोड़ा जा सके। उन्होंने पारुलकर के सामने एक पेन और कागज रखा और आदमपुर का नक्शा बनाने का अल्टीमेटम दे दिया।
ये एक ऐसा पल था जहां एक छोटी सी गलती उन्हें मौत के घाट उतार सकती थी। लेकिन पारुलकर ने यहाँ गजब की दिमागी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने बहुत ही शांत दिमाग से कागज पर एक बेहद सटीक और बारीक नक्शा ड्रॉ कर दिया। पाकिस्तानी अफसर खुश थे कि उन्हें आदमपुर एयरबेस का नक्शा मिल गया है, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि पारुलकर ने जो नक्शा बनाया है वो आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई के सांता क्रूज सिविल एयरपोर्ट का था। पारुलकर अकेले नहीं थे। उस कैंप में कुल 12 भारतीय फाइटर पायलट्स कैद थे। अगले कई दिनों तक इंटेरोगेशन रूम के अंदर इन सभी पायलट्स ने पाकिस्तानी फौज के साथ फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी झूठी जानकारी का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक खेल खेला। कोई उन्हें गलत रडार फ्रीक्वेंसी बता रहा था तो कोई हथियारों की गलत लोकेशन। ये जाबाज दुश्मन की कैद में रहकर भी अपने दिमाग से देश के लिए एक अलग ही जंग लड़ रहे थे। और फिर वो दिन आया जिसने पूरे पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर कर दिया। 16 दिसंबर 1971 भारतीय सेना की ताकत के सामने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में अपने हथियार डाल दिए और पूरी तरह से घुटने टेक दिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। इसी ऐतिहासिक जीत के साथ युद्ध आधिकारिक रूप से खत्म हो गया और भारत ने इस दिन को विजय दिवस के रूप में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लिया। 1971 की जंग खत्म होने के बाद कूटनीतिक पलड़ा पूरी तरह से भारत की तरफ झुका हुआ था। एक तरफ भारत के कब्जे में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जेलों में भारत के करीब 500 युद्धबंदी कैद थे। जिनीवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत इन सभी बंदियों को जल्द ही रिहा होना था। लेकिन दिलीप पारुलकर कूटनीति की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई जानते थे। दो देशों के बीच होने वाली कागजी प्रक्रियाओं में अक्सर महीनों और कभी-कभी सालों लग जाते हैं, खासकर तब जब दुश्मन पाकिस्तान जैसा हो। पारुलकर को ये बात साफ समझ आ गई थी कि सिर्फ सरकारों और डिप्लोमेसी के भरोसे उस काल कोठरी में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना अपनी जान के साथ एक बहुत बड़ा जुआ खेलने जैसा है। एक फाइटर पायलट को उसकी ट्रेनिंग के दौरान ही ये सिखा दिया जाता है कि अगर आप कभी दुश्मन की कैद में आ जाओ तो वहां हार मानकर बैठने के बजाय अपनी आजादी छीनने की हर संभव कोशिश करो। अपनी उसी ट्रेनिंग को याद करते हुए पारुलकर के दिमाग में पाकिस्तान की उस अभेद्य जेल से भागने का एक खौफनाक ब्लूप्रिंट तैयार होने लगा, द एस्केप प्लान। पारुलकर ने अपना ये जोखिम भरा प्लान बाकी पायलट्स के साथ साझा करने का फैसला किया। वैसे तो इन सभी पायलट्स को अलग अलग कोठरियों में रखा गया था, लेकिन दिन में कुछ घंटों के लिए इन्हें आपस में मिलने की छूट दी गई थी। इसी छूट का फायदा उठाकर ये सभी बंदी सेल नंबर 4 में इकट्ठा होने लगे। जब पारुलकर ने जेल तोड़कर भागने का आइडिया उनके सामने रखा तो शुरुआत में बाकी पायलट्स इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। उनका तर्क बहुत सीधा था, जब दोनों देशों की सरकारों के बीच रिहाई की बातचीत चल ही रही है तो भागने की कोशिश करके अपनी जान दांव पर क्यों लगाई जाए। उन्हें डर था कि अगर भागते वक्त वो पकड़े गए तो पाकिस्तानी फौज बिना कोई सवाल किए उन्हें वहीं गोलियों से भून देगी। लेकिन पारुलकर अपने फैसले पर अडिग थे। उनका दम उस जेल की चार दीवारी में घुटने लगा था। उन्हें भागते हुए अपनी मौत तो मंजूर थी, लेकिन दुश्मन की उस जेल में एक बेबस कैदी की तरह हर दिन तिल तिल कर मरना उन्हें कतई मंजूर नहीं था। उनका पहला विचार एक गार्ड से बंदूक छीनकर भागने का था, जो कि असल जिंदगी में नामुमकिन और बेवकूफी भरा था, इसलिए उन्होंने इसे तुरंत खारिज कर दिया। फिर उनकी नजर एक पुरानी और कमजोर खिड़की पर पड़ी। उन्होंने धीरे धीरे उस खिड़की को ढीला करना शुरू किया ताकि एक धक्का देने पर वो बाहर गिर जाए। योजना ये थी कि जिस रात भारी बारिश और तूफान होगा, बादलों की तेज गरज के बीच वो खिड़की गिरा देंगे, जिससे किसी को आवाज सुनाई नहीं देगी। लेकिन कई हफ्तों तक मौसम खराब नहीं हुआ और इसी बीच जेल प्रशासन ने मरम्मत का काम करवाकर उस खिड़की को वापस मजबूती से फिक्स कर दिया। ये योजना भी नाकाम हो गई। करीब 4-5 महीने बीत चुके थे। अब तक भारत सरकार की तरफ से उनकी वापसी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला था। इससे बाकी पायलट्स में भी बेचैनी बढ़ने लगी। तब MS ग्रीवाल और हरीश सिंह जी ने पारुलकर के साथ इस एस्केप प्लान में शामिल होने का फैसला किया। नई योजना के तहत उनका पहला लक्ष्य सेल नंबर 4 में स्थायी रूप से शिफ्ट होना था। ये जेल का सबसे बड़ा सेल था, बाहरी दीवार के सबसे करीब था और वहां गार्ड्स की आवाजाही भी कम थी। किसी तरह उन्होंने जेल प्रशासन को मनाकर खुद को उस सेल में शिफ्ट करवा लिया। सेल नंबर 4 में शिफ्ट होते ही उनके मास्टर प्लान का सबसे खतरनाक और धैर्य वाला हिस्सा शुरू हुआ। उनकी योजना थी सेल की पिछली ठोस दीवार को चीरकर बाहर निकलने का रास्ता बनाना।
एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर रहकर उसकी दीवार में छेद करना किसी नामुमकिन काम से कम नहीं था, वो भी तब जब आपके पास कोई औजार ना हो। लेकिन यहाँ इन पायलट्स ने एक गजब का साइकोलॉजिकल खेल खेला। उन्होंने जानबूझकर अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी और फिर दाढ़ी ट्रिम करने के बहाने जेल प्रशासन से एक छोटी कैंची मांग ली। इसके साथ ही खाना खाते वक्त उन्होंने बड़ी चालाकी से कुछ स्टील के चम्मच चुराकर अपने पास छिपा लिए। आप सोच कर देखिए, एक तरफ पाकिस्तान की अभेद्य जेल और दूसरी तरफ हथियार के नाम पर सिर्फ एक कैंची और कुछ चम्मच। बस इन्हीं के दम पर उन्होंने उस दीवार को भेदना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जब बत्तियां बुझा दी जाती थीं और जेल में सन्नाटा छा जाता था, तब पारुलकर और ग्रेवाल बारी बारी से उस दीवार को खुरचने का काम करते थे। उसी दौरान बाकी 2 पायलट्स दरवाजे पर कान लगाकर पहरा देते ताकि कोई गार्ड अचानक वहां ना आ जाए। खुशकिस्मती से जेल की इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी, इसलिए अंदर की ईंटें और प्लास्टर थोड़ा कमजोर पड़ गए थे, जिससे उनका काम हल्का सा आसान हो गया। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था सुबह होने वाली चेकिंग। अगर गार्ड्स को दीवार में एक खरोंच भी दिख जाती तो खेल वहीं खत्म हो जाता। बचने के लिए वो हर रात खुदाई करने के बाद निकाली गई ईंटों को वापस उसी जगह इतनी सटीकता से फिट कर देते थे कि सुबह किसी को सुराख की भनक तक ना लगे। और खुदाई से जो ईंट मिट्टी का मलबा निकलता, उसे छुपाने के लिए उन्होंने एक और मास्टरमाइंड जुगाड़ लगाया। दरअसल भारत में बैठे उनके परिवार वाले उनके लिए पार्सल भेजते थे, जो जेल प्रशासन उन्हें गत्ते के खाली कार्टन्स में देता था। पायलट्स इसी खाली डिब्बे के बेस में रात भर का मलबा बिछा देते और ऊपर से कागज पन्नी जैसा आम कचरा डाल देते। पाकिस्तानी गार्ड्स इस पूरी साजिश से पूरी तरह बेखबर थे। दरअसल युद्ध खत्म होने के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में इतने रिलैक्स हो चुके थे कि उन्हें लगता था जब कुछ ही दिनों में इन कैदियों की रिहाई होने ही वाली है तो ये भागने की बेवकूफी करके अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे। पाकिस्तानी गार्ड्स की इसी लापरवाही और ढिलाई ने पारुलकर और उनके साथियों को उस जेल के अंदर अपना रास्ता बनाने का पूरा मौका दे दिया। भागने की योजना तो बन गई, लेकिन सवाल था कि भागकर जाएंगे कहां? भारत की सीमा की तरफ जाना सबसे बड़ी गलती होती, क्योंकि पाकिस्तानी पुलिस सबसे पहले वहीं तलाश करती। रास्ते में कई चेक पोस्ट और नदियां भी पार करनी पड़ती। इसलिए पारुलकर ने तय किया कि वे भारतीय सीमा की बजाय अफगानिस्तान की सीमा की तरफ जाएंगे। एक बार अफगानिस्तान पहुंच गए तो पाकिस्तानी प्रशासन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन अफगानिस्तान तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है, ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए पारुलकर ने एक गजब का माइंड गेम खेला। उन्होंने जेल के कैंप कमांडेंट उस्मान हमीद को अपनी बातों में उलझाया। उस वक्त 1972 में जर्मनी में समर ओलंपिक्स होने वाले थे। पारुलकर ने उस्मान से कहा कि रिहा होने के बाद वो सड़क के रास्ते बाय रोड जर्मनी ओलंपिक देखने जाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें अपनी ट्रिप प्लान करनी है। इस बहाने उन्होंने बड़ी चालाकी से उस्मान से एक इंटरनेशनल नक्शा मांग लिया। बेखबर उस्मान ने उन्हें नक्शा दे भी दिया और इसी नक्शे में पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाला वो रूट भी मौजूद था, जिसने उनके एस्केप प्लान का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। सफर लंबा था, इसलिए उन्होंने जिनीवा कन्वेंशन के तहत मिलने वाले भत्ते से कैंटीन से ड्राई फ्रूट्स और कंडेंस्ड मिल्क खरीदकर जमा करना शुरू कर दिया, ताकि रास्ते में भूख से बचा जा सके। जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ, जिससे बंदियों में घर वापसी की नई उम्मीद जगी। लेकिन पारुलकर का इरादा नहीं बदला। आखिरकार 13 अगस्त 1972 की वो रात आ गई। दीवार का सुराख लगभग तैयार था, बस प्लास्टर की एक आखिरी परत बची थी। उस रात भारी बारिश हो रही थी और 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की वजह से कई गार्ड्स छुट्टी पर थे। रात के अंधेरे में पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश धीरे से दीवार के उस सुराख से बाहर निकल गए, लेकिन पीछे रह गए चौथे पायलट वीएस छेत्रे। छेत्रे का वहां रुकना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बलिदान था। उन्हें पता था कि अगर चारों एक साथ भाग गए तो सुबह 6 बजे की हाजिरी में सेल खाली मिलेगा और पूरे पाकिस्तान में तुरंत रेड अलर्ट जारी हो जाएगा। अपने साथियों को भागने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके, इसलिए छेत्रे ने जानबूझकर उसी नर्क में रुकने का फैसला किया। उन्होंने बाकी तीनों के बिस्तरों पर तकिए रखे और उन्हें कंबल से ऐसे ढक दिया मानो वो गहरी नींद में सो रही हों। छेत्रे अच्छी तरह जानते थे कि जब सुबह पाकिस्तानी फौज को इस फरारी का पता चलेगा तो उनका सारा टॉर्चर अकेले छेत्रे पर टूटेगा। लेकिन अपने साथियों की आजादी के लिए उन्होंने इस खौफनाक अंजाम को चुन लिया। वहीं दूसरी तरफ जेल से बाहर निकलते ही उन तीनों ने पाकिस्तानी फौज को गुमराह करने के लिए जानबूझकर एक नक्शा जमीन पर फेंक दिया, जिस पर उरी और पुंछ का रास्ता हाईलाइट किया गया था। जेल की चार दीवारी से बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने अपना हुलिया और अपनी पहचान बदली।
दिलीप पारुलकर अब फिलिप पीटर बन चुके थे। MS ग्रेवाल, अली आमिर और हरीश जॉन जेकब। पठानी सूट पहने ये तीनों रात के अंधेरे में रावलपिंडी स्टेशन पहुंचे और वहां से एक बस पकड़कर पेशावर आ गए। पेशावर से उन्होंने खैबर पास के रास्ते लंडी कोतल की बस ली। ये जगह अफगानिस्तान के तोरखम बॉर्डर से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर थी। आजादी बस एक कदम दूर थी, लेकिन यहीं उनसे एक ऐसी ऐतिहासिक चूक हो गई जिसने सारा खेल पलट दिया। उनके नक्शे के हिसाब से उन्हें आगे का सफर लंडी खाना रेलवे स्टेशन से तय करना था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस नक्शे पर वो अपनी जान की बाजी लगा रहे थे वो अंग्रेजों के जमाने का था। लंडी खाना स्टेशन 1932 में ही बंद हो चुका था। स्टेशन ना मिलने पर उन्होंने तोरखम बॉर्डर तक जाने के लिए एक लोकल टैक्सी वाले से बात की, लेकिन उनकी टूटी फूटी उर्दू और अलग लहजा यानी एक्सेंट सुनकर टैक्सी वाले को शक हो गया। वहां खड़े एक स्थानीय शख्स ने उनसे तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। पारुलकर ने पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोला कि वे पाकिस्तानी वायुसेना यानी PAF के जवान हैं और यहाँ छुट्टियां मनाने आए हैं, लेकिन उनका ये दांव काम नहीं आया। कुछ ही देर में वहां लोकल पुलिस पहुंच गई और उन्हें हिरासत में ले लिया। तलाशी में उनके असली ID कार्ड्स निकल आए। किस्मत से वो कार्ड्स अंग्रेजी में थे, जिसे वो लोकल पुलिस वाले ठीक से पढ़ और समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन पारुलकर को अब एक बहुत खौफनाक खतरे का एहसास हो चुका था। वे खैबर के कबीलाई इलाके में खड़े थे। पारुलकर अच्छी तरह जानते थे कि अगर उस लोकल पुलिस या वहां जमा हो रही गुस्साई भीड़ को ये समझ आ गया कि ये भारत के वही फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर बम बरसाए थे, तो वे बिना कोई सवाल किए उन्हें वहीं बीच सड़क पर गोलियों से भून देंगे। इस खौफनाक अंजाम से बचने के लिए पारुलकर ने एक आखिरी मनोवैज्ञानिक दांव खेला। उन्होंने पुलिस वालों पर रौब झाड़ते हुए कहा कि वे तुरंत रावलपिंडी कैंप के कमांडेंट उस्मान हमीद को फोन लगाएं। उस्मान हमीद वही सीनियर पाकिस्तानी अफसर था जिससे पारुलकर जेल में घंटों बात करते थे। पारुलकर जानते थे कि उस्मान एक बड़ा सैन्य अधिकारी है और उसे पता है कि युद्ध बंदियों की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अगर किसी भारतीय पायलट को सड़क पर मार दिया गया तो पाकिस्तान को दुनिया भर में जवाब देना भारी पड़ जाएगा। काफी बहस के बाद पुलिस ने रावलपिंडी फोन लगाया। जैसे ही उस्मान हमीद को पता चला कि तीनों पायलट्स खैबर पुलिस की गिरफ्त में हैं, उसके होश उड़ गए। उसने बिना एक पल गवाए वहां के आला अधिकारियों से संपर्क किया और सख्त आदेश भिजवाया कि उन कैदियों को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। पारुलकर का ये दाव काम कर गया। शाम तक पाकिस्तानी फौज की भारी टुकड़ी वहां पहुंच गई और उन्हें अपनी सुरक्षित हिरासत में ले लिया। वहां से उन्हें रावलपिंडी और फिर लायलपुर जेल भेजा गया, जहां सजा के तौर पर तीनों को 30 दिनों तक काल कोठरी यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में अलग अलग रखा गया। वो भागने में भले ही नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ से मौत को जरूर चकमा दे दिया था। आखिरकार दिसंबर 1972 में दोनों देशों के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली का समझौता हुआ और ये तीनों जांबाज वाघा बॉर्डर के जरिए शान से अपने वतन वापस लौट आए। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जब दोनों देशों के बीच समझौता हो चुका था और ये पायलट्स वैसे भी कानूनी तौर पर छूटने ही वाले थे, तो फिर मौत के मुंह में वापस जाने और इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या जरूरत थी? हम आज अपने सुरक्षित कमरों में बैठकर शायद इस इंसिडेंट को आसानी से जज कर लें, लेकिन इसका असली जवाब 1971 युद्ध के एक बहुत ही खौफनाक और स्याह सच में छिपा है। हमेशा यही बताया जाता है कि भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को ससम्मान वापस लौटा दिया था, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान ने क्या किया? आधिकारिक तौर पर 54 ऐसे भारतीय जवान थे जो 1971 के युद्ध के बाद कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। इन्हें मिसिंग इन एक्शन या MIA कहा जाता है। पाकिस्तान आज तक इस बात को नकारता आया है कि उसके पास कोई भारतीय युद्धबंदी है, लेकिन सबूत कुछ और ही गवाही देते हैं। युद्ध के बाद मशहूर टाइम मैगजीन में एक तस्वीर छपी थी जिसमें मेजर AK घोष साफ तौर पर पाकिस्तानी सेना की कैद में नजर आ रहे थे। फ्लाइट लेफ्टिनेंट VV तांबे, जिन्हें खुद पाकिस्तानी मीडिया ने पकड़े जाने की पुष्टि की थी, सालों बाद 1989 में उनके खुद के चाचा ने उन्हें पाकिस्तान की फैसलाबाद जेल की सलाखों के पीछे अपनी आंखों से देखा था। यही नहीं, BBC की जर्नलिस्ट विक्टोरिया स्कोफील्ड ने 1979 में अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि पाकिस्तान की जेलों में एक ऐसा वार्ड भी था जहां करीब 50 भारतीय युद्धबंदियों को रखा गया था। ये वो जवान थे जो सालों तक बेइंतहा टॉर्चर सहने के बाद अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह खो चुके थे। 2019 में खुद जनरल बिपिन रावत ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारे 54 सैनिक आज भी पाकिस्तान की कस्टडी में हैं।
दिलीप पारुलकर और उनके साथियों को रावलपिंडी जेल की उन अंधेरी कोठरियों में इसी खौफनाक भविष्य का अंदेशा हो चुका था। वो एक ऐसे देश की जेल में थे जिस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उन्हें पता था कि अगर कूटनीति का दांव उल्टा पड़ गया या सिस्टम ने काम नहीं किया तो उनका नाम भी उन 54 लापता जवानों की लिस्ट में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। एक फौजी दुश्मन की गोलियों का तो डटकर सामना कर सकता है, लेकिन दुश्मन देश के खोखले सिस्टम पर अपनी जिंदगी नहीं छोड़ सकता। इसीलिए किसी झूठी उम्मीद या कागजी समझौतों के सहारे तिल तिल कर मरने के बजाय उन्होंने चम्मच और कैंची उठाई और अपनी नियति खुद तय करने का फैसला किया। इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो हमें कागजों पर दिखाया जाता है। इसके कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जिन्हें जानबूझकर खामोश कर दिया जाता है। रावलपिंडी जेल से भागने की ये कहानी उसी खामोशी के खिलाफ एक जंग थी। उन 54 गुमनाम जवानों को हमारा सलाम। लेकिन हमारा ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। दुनिया के ऐसे ही खौफनाक रहस्यों और इतिहास में दफन कहानियों को सिनेमैटिक एनिमेशन के जरिए डीकोड करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें रहस्य कैनवस। इस पूरे मिशन पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में मैं आपके विचारों का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और शायद इससे भी गहरे रहस्य के साथ। जय हिंद।